नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है और मैं हूं राम मोहन शर्मा। आज सियासत में बात श्वेत पत्र की, जो कि काले धन को लेकर पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने श्वेत पत्र पेश करके स्विस बैंक में जमा काले धन की पोल खोलने के खिलाफ एक बार और बिगुल फूंक दिया है। लोकसभा में सरकार ने काले धन पर श्वेत पत्र पेश किया, हालांकि इसमें कोई ठोस आंकड़ा नहीं था। श्वेत पत्र में काले धन का आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। 97 पेज के इस श्वेत पत्र में किसी का नाम नहीं दिया गया है। इसमें बताया गया है कि पहले के मुकाबले स्विस बैंकों में जमा भारतीयों की दौलत में कमी आई है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में काले धन पर श्वेत पत्र पेश कर दिया। जाहिर है सरकार ने अपने पर लगे दाग को धोने का काम शुरू कर दिया है। सरकार स्विस बैंक में जमा काले धन के अकाउंट होल्डर का नाम लिस्ट में पेश करने के मूड में तो जरूर दिखी, लेकिन 97 पन्नों की लिस्ट में सरकार ने किसी के नाम से पर्दा नहीं उठाया। काले धन के मुद्दे को लेकर सरकार संसद में अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आई। संसद में प्रणब के दिए गए बयान से ये साफ हो गया कि 2006 के मुकाबले 2011 में विदेशों में जमा काले धन के आंकड़ों में जबरदस्त गिरावट आई है। जहां एक और सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2006 में स्विस बैंक में 23,000 करोड़ रुपए जमा थे, वहीं 2010 में ये संख्या घटकर 9,240 करोड़ ही रह गई है। A copy of the white paper on black money made 2012, Hindi and English version. 2. A copy of the statement Hindi and English version on quarterly review of the trends in receipts and expenditures in relation to the budget at the end of the third quarter of the financial year 2011-12 under subsection 1 of section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003। साथ ही सरकार ये दावा कर रही है कि आने वाले समय में सरकार स्विस बैंक में जमा काले धन पर पैनी नजर रखेगी और साथ ही पैसा जमा करने वाले भारतीय मूल के लोगों के नाम भी ब्लैकलिस्ट में शामिल करेगी। हालांकि संकेत ऐसे हैं कि हो सकता है सरकार श्वेत पत्र में विदेशों में जमा धन पर पूरी जानकारी अगस्त में अपनी रिपोर्ट में दे। हालांकि इस श्वेत पत्र में एक आधिकारिक समिति की रिपोर्ट भी शामिल की जाएगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि श्वेत पत्र की रिपोर्ट में किन बड़े चेहरों से पर्दा उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो स्विस बैंक में कितना धन जमा है? जो पहले धन जमा था उससे कमी आई है। जो भारत का पैसा अब स्विस बैंक में है, लेकिन कोई आधिकारिक आंकड़ा इसमें नहीं दिया गया। उनके नाम इसमें नहीं बताए गए जिनके पैसे स्विस बैंक में जमा हैं। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धुलिया जी स्टूडियो में मौजूद है। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार ने अपनी छवि साफ करने की कोशिश की है। जो काले धन की कालिख पुती है सरकार के ऊपर, वो कहा गया है कि हम श्वेत पत्र लाएंगे। उन्होंने कहा था श्वेत पत्र लाए भी, लेकिन ये श्वेत पत्र उतना श्वेत नहीं है जितना चाहती थी जनता। इस श्वेत पत्र में किसी का नाम शामिल नहीं है, कोई बड़ा आंकड़ा नहीं दिया है वित्त मंत्री ने। देखिए राम, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्वेत पत्र में सबसे बड़ी बात ये कही गई कि करीब 23,000 करोड़ रुपए, इससे ज़्यादा कुछ जो जमा था स्विस बैंकों में, वो घटकर करीब 9,000 से कुछ ज़्यादा इतना करोड़ रुपए रह गया है। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जो घटा है पैसा, जो 23,000 से 9,000 हुआ है, ये रकम कहाँ गई? ये बाकी रकम ये क्या वापस हिंदुस्तान में आ गई? ये क्या स्विस बैंक से हटाकर क्या दुनिया के दूसरे बैंकों में ट्रांसफर हुई है? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत का पैसा विदेशों में गया हुआ है, उसमें अगर कोई कमी है, कोई ज़्यादा है, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए वो कितना हमारी इकोनॉमी में कारगर हो रहा है, हमारे लिए काम आ रहा है वो पैसा। तो महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरी बात उसमें। और सरकार ने सबसे बड़ी बात यह कि श्वेत पत्र में कोई भी खुलासा उस तरह से नहीं किया है कि किसी श्वेत पत्र में जो उम्मीदें की जा सकती है। और दूसरी बात, इसमें श्वेत पत्र में कोई नाम, जो अब तक लोग ये कहते थे कि स्विस अथॉरिटीज़ ने कुछ नाम, कुछ लिस्ट, एक नाम जो है हिंदुस्तान की सरकार को दे दिया है, उन नामों का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है। और पूरे देश में इसको लेकर एक आंदोलन है। बार बार मांग हो रही है कि उनके नाम आप घोषित कीजिए और उस रकम को जो विदेशी बैंकों में जमा है वो देश में वापस लाइए। वो इससे जो है देश के अर्थव्यवस्था में थोड़ा मजबूती आ सकती है। लेकिन आप उल्टे देखेंगे कि हमारी करेंसी कमज़ोर पड़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, देश की जनता और संकट में फंसने जा रही है। बिल्कुल, देश की जनता संकट में फंसने जा रही है। और जो आपने सवाल उठाया, बिल्कुल बुनियादी सवाल है कि अगर
2006 में 23,000 करोड़ रुपए की रकम थी, अब 9,000 करोड़ रुपए की रकम बची है। तो आखिर ये बीच की जो 14,000 करोड़ की रकम है, ये कहां गई? क्या ये देश में वापस आई है? विपिन जी, क्या लगता है आपको कि इस काले धन को अब सफेद जो धन है उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? देखिए, अब श्वेत पत्र में ही इसकी जानकारी होनी चाहिए थी और श्वेत पत्र ही हमको ये बता सकता था, क्योंकि हम तो सिर्फ आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक आप अगर देखेंगे, अगर इतनी बड़ी कोई फ्लो अगर होता कोई कि विदेशी बैंकों से हिंदुस्तान में अगर कोई इतनी बड़ी रकम आती, इतनी जो है बैंकों के जरिए होता, तो मुझे लगता कि वो कहीं ना कहीं सरकार के ज्ञान नॉलेज में ज़रूर आ जाती ये बात। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान के विकास में खर्च हो रहा है, हिंदुस्तान की जनता के किसी काम आ रहा है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा है कि आप कह दें कि 23,000 नहीं, अब तो 9,000 ही पैसा हमारा बाहर बचा है। हमारे देश की जनता ये चाहती है कि वो जो पैसा है हमारा, जो हमने टैक्स के जरिए जो दिया है, जो भ्रष्टाचार के जरिए जो लोगों ने कमाया है, काला धन जो इकट्ठा हुआ है देश में और विदेशी बैंकों में गया है, उस धन को इस देश के भीतर लाया जाए, उसका पूरी तरह खुलासा किया जाए, किसने कितनी रकम कहाँ रखी है, कितने ऐसे लोग हैं, कितने उनकी संख्या क्या है, वो कौन कौन लोग हैं और किन किन बड़े पदों पर वो बैठे हुए हैं। और इसमें जो है जो पिछले एक रिपोर्ट जो सरकार के पास आई थी, जो गुप्त रिपोर्ट है जिसका अभी तक जिसका खुलासा नहीं हुआ है, उसमें ये भी बात थी कि कहीं इसमें कुछ सांसदों की भी पैसा जो है विदेशी बैंकों में जमा है। तो ये सारा अगर ये नाम अगर एक बार सामने आ जाए तो इस देश में एक भूचाल सा आ जाएगा, इस सरकार को मुश्किल हो जाएगा जनता को जवाब देना। तो ये जो है सरकार का संकट, इस जो श्वेत पत्र उसने जारी किया है, मुझे नहीं लगता कि इस समय बुरी तरह से घिरी हुई जो ये सरकार है कि कहीं घोटाले हैं, कहीं जनता का प्रोटेस्ट है, उसके बीच में सरकार को कोई खास राहत मिलने जा रही है। बिल्कुल वही सवाल एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं। सवाल ये कि क्या इस श्वेत पत्र के आने से सरकार को कुछ मदद मिलने वाली है? देखिए, वो मदद में आपसे साफ कहा कि जब तक ये कोई बहुत ही प्रश्न जो है ये बड़ा ऐसा प्रश्न है कि जब तक ये महसूस जनता को नहीं होगा कि कुछ आर्थिक जो उनकी पूरे संकट हैं उसमें कुछ कमी आ गई है, कुछ महंगाई कुछ कम उनको नज़र आने लगी, रुपए थोड़ा मजबूत हो जाए और इस इकोनॉमी में जब तक ये कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो आप एक नहीं 100 श्वेत पत्र निकाल लीजिए, उससे जनता को कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। हमको श्वेत पत्र लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को कुछ ठोस कदम चाहिए और उनकी जानकारी चाहिए कि उस काले धन को आपने विदेशों से यहाँ लाने के लिए क्या कदम उठाए, उन लोगों के नामों को हासिल करने के लिए आपने क्या क्या कार्रवाई की, आपने किन सरकारों से कांटेक्ट किया। और ये सिर्फ स्विस बैंक का नहीं, स्विट्जरलैंड का नहीं है, तमाम और भी बैंक्स हैं दुनिया में जिनमें लोगों का पैसा जमा है, हिंदुस्तान के लोगों का पैसा जमा है। उन तमाम मल्टीनेशनल बैंक से आप जो है आपने उन सरकारों से जो है भारत संपर्क करे और उनके और इसके बाद कोई ठोस कदम उठाए, ये जनता चाहती है। और चैनल वन न्यूज संवाददाता रविकांत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रविकांत, सरकार ने अपनी छवि साफ करने के लिए जो वादा पहले किया था कि हम बजट सत्र में लेकर आएंगे श्वेत पत्र लेकर सरकार आई है, लेकिन क्या माना जाए कि कुछ मदद मिलने वाली है सरकार को? देखिए, चूंकि बजट सत्र कल खत्म होने वाला, उससे पहले सरकार की तरफ से श्वेत पत्र लाया गया काले धन को लेकर। ऐसा माना जाता है कि सरकार के ऊपर दबाव है, चाहे विपक्ष की बात करें चाहे बाबा रामदेव की बात करें, दोनों तरफ से आंदोलन किए गए थे काले धन को लेकर और ये कहा गया था कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी और उसी के तहत सरकार की तरफ से एक श्वेत पत्र जरूर लाया गया है। लेकिन अगर आप इसकी सच्चाई देखें, इस श्वेत पत्र की सच्चाई देखें, इसमें किसी भी नाम को उल्लेख नहीं किया गया। जो बातें पहले कही जा रही थी कि नामों को उजागर किया जा सकता है, जो आंकड़े की बात किया थे कि आंकड़े बताए जाएंगे, आखिर कितना काला धन, जो अभी माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अटकलबाजी लगाई जा रही थी और कहा जाए क्या लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि काले धन को लेकर अभी तक क्या आंकड़े हैं, ये आंकड़े अभी तक सरकार भी नहीं जुटा पाई है। हालांकि ये बतलाने की कोशिश जरूर की गई है कि इस मामले में जो पैसे को लेकर कहा जाता है उसमें कहने की भारत 15वें स्थान पे है और चाइना पहले स्थान पे है, जहां का पैसा बाहर जाता है ब्लैक मनी के तौर पर। और ये भी कहा जा रहा है, जो सीबीडी जो कमेटी गठित की गई थी उनकी रिपोर्ट के आधार पर भी कहा गया है कि जो पैसा बाहर जाने का जो फ्लो है उसमें कमी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, उसमें कमी देखने को मिली है, लेकिन श्वेत पत्र में वो आंकड़े नहीं आए हैं जिसकी जनता अपेक्षा कर रही थी। क्या विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है रविकांत? बिल्कुल, विपक्ष ने कहा है कि जो बातें सरकार की तरफ से कही गई थी वो बातें इसमें उल्लेख नहीं की गई। सरकार की तरफ से कहा गया था कि नाम का खुलासा किया जाएगा, आंकड़े कितने हैं वो बताए जाएंगे, और दोनों चीजें नहीं आई। हालांकि ये जरूर सरकार की तरफ से बतलाने की कोशिश की गई कि 2006 में
करीब 15,000 करोड़ रुपए काले धन के तौर पर स्विस बैंक में जमा थे और 2011 होते होते उसमें कमी देखने को मिली और वो करीब 9,535 करोड़ हो गए हैं। तो कहने की इस बात को लेकर खुशी जरूर जताई गई सरकार की तरफ से कि जो कदम उठाए गए CBDT की तरफ से उन कदमों के तहत ही सरकार ने इस पर अंकुश लगाने में सफल हुई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये भी बतलाने की कोशिश की गई है, ये भी बतलाया गया है कि प्रॉपर्टी सेक्टर हो या फिर ज्वेलरी सेक्टर हो या फिर कैश हो, इन तीनों में सबसे ज्यादा फ्लो होता है ब्लैक मनी का और इस पे कैसे लगाम लगाए जिसके लिए सरकार जरूरी कदम उठाएगी भी। और यही कारण है कि ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर जो भी मामले होते हैं उसमें और पारदर्शिता लाने की जरूरत है। जी, लेकिन सवाल रविकांत वही बना हुआ है कि जनता आखिर भरोसा किस बात को लेकर करे सरकार के ऊपर। सरकार कहती है कि पहले 23,000 करोड़ रुपए 2006 में थे, अब 9,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, लेकिन ये बीच का पैसा गया कहां है, सवाल इस बात का है। बिल्कुल, देखिए सरकार ये बतलाने की कोशिश कर रही है। सरकार के अगर आंकड़े को देखिए अपराम तो ये बतलाया जा रहा है कि पहले स्विस बैंक में जो पैसा था वो पैसे में काफी कमी देखने को मिली है। 2006 या 2009 की बात की जाए, 2006 और 2011 की बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में जो आंकड़े बताए गए थे, सरकारी आंकड़े थे, उनमें काफी कमी देखने को मिली है। और स्विस बैंक में जो आंकड़े बताए गए थे उसमें करीब 9,525 करोड़ की बात कही जा रही थी। तो कहने की ये बताया जा रहा है कि जो कड़े कानून बनाए गए थे सरकार की तरफ से, उन कानून के तहत ही जो उपाय किए गए थे उनके तहत ही जो पैसा है वो जाने का फ्लो कम हुआ है। हालांकि अभी बहुत से सेक्टर हैं जहां पर सरकार को काम करने की जरूरत है और यही कारण है कि जो नाम को लेकर कहने की फजीहत जरूरी है सरकार की। और विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं कि जो आंकड़े हैं सरकार के पास सही आंकड़े नहीं है और सरकार उन नामों का खुलासा क्यों नहीं कर रही है जो बात सरकार की तरफ से कही गई थी। चलिए रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। विपिन जी, जैसा कि रविकांत कह रहे हैं कि सरकार अब ये साबित करना चाहती है कि पैसे के जो फ्लो है उसमें कुछ कमी आई है, कम पैसा अब विदेशों में जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि पैसा जा तो रहा है, क्या जनता इस बात से संतुष्टि कर सकती है कि कुछ कमी तो आई है जो सरकार ने एजेंसीज बनाई हैं इसकी देखरेख के लिए, उनकी बदौलत? बहुत आंकड़ों से जनता को कोई बहुत लेना देना नहीं होता। आंकड़ों का असर क्या जनता पर, जीवन पर पड़ता है, उनको उससे ताल्लुक होता है। और जो सरकार का ये कहना है कि अब ब्लैक मनी कम जो है बाहर जा रही है, विदेशी बैंकों में जा रही है और भारत जो है उसमें बहुत ही भारत से आगे कहीं और दूसरे देश भी हैं जिनके यहाँ से ज़्यादा ब्लैक मनी इन बैंकों में जा रही है, जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं। लेकिन जनता के सामने प्रश्न ये है कि आखिर अगर ये पैसा नहीं जा रहा है तो क्या जनता के हित में कहीं खर्च हो रहा है, क्या वो कहीं प्रतिबिंबित हो रहा है कि जब देश के विकास में कुछ पैसा ज़्यादा लग रहा है, क्या इस जनता की जो मुसीबतें हैं कुछ कम हो रही हैं। तो इकोनॉमी में एक चीज़ आप बहुत साफ समझ लीजिए राम, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी इकोनॉमी हो, अगर उसका कहीं रिफ्लेक्शन उसके अच्छे होने का या बुरे होने का जो रिफ्लेक्शन है वो जनता में देखना पड़ेगा आपको। और अगर वो नहीं दिखाई पड़ता तो आप कितने भी आंकड़े दे दें उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। बिल्कुल, आंकड़ों के हिसाब से जनता को कुछ लेना देना नहीं होता। जनता चाहती है कि महंगाई कम हो, जनता चाहती है कि जो से रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतें महंगाई की वजह से हो रही हों वो कम हो। सवाल बहुत सारे हैं विपिन जी, एक और सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वित्त मंत्री साहब कह रहे हैं कि पैसा विदेशों में कम जा रहा है, लेकिन भारत में अभी भी कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है। पेट्रोल अभी भी महंगा करने के लिए इंडियन ऑयल कह रही है LPG से सब्सिडी हटाने की वित्त मंत्री बात कहते हैं कि कुछ उन्होंने कहा है कि कुछ अलोकप्रिय कदम उठाने होंगे ताकि जो रुपए की गिरती कीमत है उसमें बढ़ोतरी दर्ज कराई जा सके, जबकि आंकड़े दूसरी तरफ उल्टे हैं। अनाज में अगर अनाज को आप देखें विपिन जी तो इस बार रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और इससे पहली बार भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था और अब बढ़ता जा रहा है उत्पादन, यानी कि किसान ज्यादा पैदा कर रहे हैं। फिर भी क्या दिक्कत है भारतीय इकोनॉमी में कि वित्त जो मंत्रालय है वो संभाल नहीं पा रहा है भारतीय पैसे को? देखिए, जो कृषि क्षेत्र है इस देश का उसके बहुत ही बुरा हाल है इस देश में। अगर उसका उत्पादन ज़्यादा भी कर ले किसान और अगर भंडारण की सुविधा नहीं है, अगर आपका जो है जन वितरण प्रणाली आपकी ठीक नहीं है तो उस उत्पादन का कोई मतलब नहीं होता। वो अनाज जो है आपको जो भंडारण के केंद्र हैं जो उनके बाहर सड़ता हुआ मिलेगा और पता चला कि वो कौड़ी के भाव किसान उनको बेचेगा और तमाम जो है जो जमाखोर लोग हैं वो जमाखोरी बढ़ाएंगे, वो कीमतें बढ़ाने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। जब तक उन सारी चीज़ों पर आप चेक्स नहीं लगाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप खाली उत्पादन बढ़ा के आप जनता को कोई राहत पहुंचा सके। क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ गया और भंडारण की सुविधा नहीं है, अगर उसके जन वितरण प्रणाली आपकी इफेक्टिव नहीं है तो उसका लाभ जो है लोगों को नहीं मिल सकता। ये इस चीज़ को बहुत समझने की बात है कि बाकी तमाम सुविधाएं भी बढ़ाने की ज़रूरत है साथ साथ।
जी सुविधाएं बढ़ाई नहीं जा रही हैं सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ाना ही एकमात्र उनके पास चारा बचता है। सब्सिडी किसी भी चीज में हटाने की बात करते हैं वित्त मंत्री, कहते हैं कि गैस में सब्सिडी हटा दी जाए, तकरीबन 800 रुपए के आसपास का सिलेंडर दिया जाए आम जनता को। ये कदम उठाने की बात होती है अगर भंडारण क्षमता बढ़ाई जाए, यानी कि सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं वित्त मंत्रालय अपना। देखिए, जैसे गैस की बात है कि अब इस चीज़ को हमको समझना होगा कि हम किस इकोनॉमी में हमने प्रवेश कर चुके। हम एक खुली आर्थिक नीति के रास्ते पर हम चल चुके हैं। उसमें आपको पेट्रोल की कीमत इस वक्त जो है बड़ा दबाव है सरकार के ऊपर कि सरकार को बढ़ाना, अगर आर्थिक नज़रिए से देखेंगे तो सरकार के लिए ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस वक्त। लेकिन सरकार पर तमाम सहयोगियों का दबाव है। सरकार एक गठबंधन सरकार है और ये सरकार लगातार कह भी चुकी है, कई नेता कह चुके हैं कि गठबंधन सरकार में जो है वो बड़ा धीमी हो जाती है रफ्तार काम की। तो ये जो चीज़ें हैं कि सरकार को जो है गठबंधन अपनी जो सहयोगी पार्टियां सरकार चलाने के लिए उनके दबाव में भी होना पड़ता है। और इस जो खुली आर्थिक नीतियां हैं इसके जो दिक्कतें हैं, इसके जो संकट हैं वो ये हैं कि अब आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की ज़रूरत है। आप नहीं बढ़ा सकते, रुपए को मजबूत करना है आपको, तो आपको कीमत बढ़ानी पड़ेंगी। और ये दुविधा जो है सरकार के सामने हमेशा रहेगी और आखिरकार सरकार को कठोर कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, लेकिन इसका जो संदेश जाएगा जनता के बीच वो सरकार के हित में नहीं होगा। बिल्कुल। और आज संसद में श्वेत पत्र तो पेश किया ही गया, साथ ही साथ बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद ने आईपीएल का मुद्दा भी उठाया। तो मुद्दा कीर्ति आजाद ने आईपीएल का उठाया। बात की गई कि आईपीएल में भी काले धन का इस्तेमाल हो रहा है। काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस है वो आईपीएल में चलता है। शरद यादव ने भी कहा कि जो आईपीएल है उससे हमारी संस्कृति खराब हो रही है। और उधर बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने की बात खेल मंत्री अजय माकन ने भी कही। और वहीं आईपीएल अब विवाद लीग बनता जा रहा है, विवाद कई हैं। और वहीं मुंबई के जुहू इलाके में एक 3 स्टार होटल में पुलिस ने रेव पार्टी में छापा मारकर लगभग 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इस रेव पार्टी में 2 आईपीएल खिलाड़ी भी शामिल थे। पुलिस ने दोनों खिलाड़ियों को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 38 लड़कियां हैं, जिनमें से 19 विदेशी हैं। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक रेव पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। कुएं में उड़ाकर बेफिक्री से जीने का तरीका, यही हकीकत है उस काली तस्वीर की। ड्रग्स और शराब के साथ मुंबई में न जाने कितनी ही शामें इस कदर जवान होती होंगी, जिसे आप और हम रेव पार्टी के नाम से जानते हैं। रेव पार्टी का ताजा मामला मुंबई में जुहू इलाके के होटल ऑकवुड से सामने आया है, जहां छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ 100 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से 38 लड़कियों के साथ 2 आईपीएल खिलाड़ी भी थे। ये डेडिकेटेड रेव पार्टी थी। इसमें पुलिस की रेड अभी भी जारी है। इसमें कोकेन का अच्छा खासा स्टॉक वहाँ से मिला है। एमडीएमए और एक्सटेसी और चरस उसके साथ मिला है। लेकिन इसमें जो 58 यंग मेन एंड 38 यंग गर्ल्स जिनको अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के लेके जा रहे हैं, उनके ब्लड और यूरिन सैंपल्स लेके उनको छोड़ा जाएगा। और जिनके ब्लड और यूरिन सैंपल्स पॉजिटिव आएंगे उनके खिलाफ कंजम्पशन की कार्रवाई होगी। हालांकि मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा है, इसलिए पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ जांच कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह की जानकारी देने की बात की जा रही है। साथ ही आईपीएल खिलाड़ियों के इस पार्टी में शामिल होने से भी इनकार नहीं किया जा रहा। छापेमारी में बरामद 110 ग्राम कोकीन और बाकी नशीले पदार्थ ये बताने के लिए काफी हैं कि पार्टी किस उन्माद के साथ की जा रही थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने ऑर्गेनाइजर सहित होटल मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
तो विवाद कई सारे हैं। हालांकि अभी तक मेडिकल जांच की जो रिपोर्ट है वो नहीं आ पाई है कि जो 2 खिलाड़ी इस पार्टी में पकड़े गए थे उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था। इसका जो खुलासा होगा वो रिपोर्ट के आने के बाद ही हो पाएगा। लेकिन विपिन जी, सवाल एक खड़ा होता है कि क्या वाकई जरूरत है आईपीएल की जांच कराने की? आपको मैं साफ कर दूं कि आईपीएल से कई चीज़ें जुड़ी हुई इस देश के जो सबसे प्रभावशाली जो तबके हैं, आप उनको पॉलिटिकल तबका कहिए, उसमें फिल्म इंडस्ट्री हो गई, सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट है वो शामिल है इसमें, तो इसमें जो है व्यापारिक घराने शामिल हैं। तो ये सारे बहुत ही प्रभावशाली जो तबके हैं वो इस समय क्रिकेट से इर्द गिर्द, इस आईपीएल के इर्द गिर्द शामिल हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं जी। तो इसमें जो है कई लॉबीज काम कर रही हैं आज की डेट पे। तो इसमें अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपको इस तरह के घोटाले, इस तरह की कई चीज़ें और ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि एक लॉबी दूसरे के खिलाफ काम कर रही है। तो जहाँ भी किसी को लगता है कि वो किसी को कॉर्नर कर सकता है, तो वो उसमें जो है वो हर एक्सटेंट तक, किसी भी सीमा तक वो जाने के लिए तैयार है। मसलन कि 2 क्रिकेट खिलाड़ियों को इसमें पूरी पार्टी में इस तरह की पार्टीज ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही हैं। दिल्ली, मुंबई जो बड़े शहर हैं, पुणे, बेंगलोर, इन जगहों पे इस तरह की पार्टीज होती हैं। इसमें जो है पुलिस की मिली भगत होती है, इसमें प्रशासन की मिली भगत होती है, इसमें जो है यहाँ तक होता है कि ठेके पे कई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लोग जो कि लड़कियों को वहाँ भेजते हैं पार्टी में शामिल होने के लिए। तो ये सारा एक धंधा इस देश में चल रहा है ऑलरेडी। अब इसमें आईपीएल के इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि आईपीएल के 2 खिलाड़ी उस समय होटल में मौजूद थे। हालांकि अभी ये पता नहीं चला कि वो पार्टी में शामिल थे कि नहीं थे। उन खिलाड़ियों का कहना है कि वो पार्टी में शामिल नहीं थे, वो किसी का इंतजार कर रहे थे लॉबी में। ये बात की बात है, उनके टेस्ट होंगे, उनका पता चलेगा कि भाई जैसे राहुल शर्मा का कहना है कि वो कभी ड्रिंक उन्होंने कभी किया भी नहीं है, वो किसी नशे में कभी नहीं रहे और उनको इस तरह के उनके संस्कार भी नहीं है। तो हो सकता है कि वो किसी तरह से इसमें शामिल न हो सकता है निर्दोष हों वो, लेकिन हो सकता है निर्दोष हो। लेकिन इस वक्त हमारे साथ संतोष तिवारी, हमारे संवाददाता, मुंबई से फोन लाइन पर मौजूद हैं। संतोष, जानना चाहेंगे क्या अपडेट है, क्या रिपोर्ट हासिल हो पाई अब तक? जी देखिए राम, इस पर फिर से एक तरह से कहे तो आईपीएल एक बार फिर से विवादों में आ गया है और जो इसको ले देकर जो चर्चा आ रही थी आईपीएल बंद करने का, जिससे तमाम सांसदों ने भी उठाया था, नेताओं का भी कहना था कि आईपीएल अब अपने काले पैसे कारण बदनाम होगा, इसे बंद कर देना चाहिए। अब उस पर फिर से इसको उनकी बातों के बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका एक कारण है, मुख्य कारण है कल की रेव पार्टी में जो छापा पड़ा, उस पर आईपीएल के 2 खिलाड़ी पकड़े गए, एक इंडियन और एक साउथ अफ्रीका का, जो कि दोनों पुणे वाइल्ड टीम के बताए जाते हैं। और उनको लेकर उनको जुहू पुलिस स्टेशन लेके जाया गया, जहां उनका ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल की जांच के लिए उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। क्योंकि रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन यह इतना जरूर कहूंगा कि एक बार फिर से आईपीएल बदनाम हुआ है। बिल्कुल आईपीएल बदनाम हुआ है। साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, 4 और खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि 6 खिलाड़ी थे, 4 पहले ही निकल गए थे पार्टी से, इससे पहले की रेड पड़ी। क्या उन 4 खिलाड़ियों तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है? जी देखिए, इस बारे में पुलिस का कहना है कि जो 6 खिलाड़ी थे जिनमें से 2 को तो पकड़ा है पार्टी से, जो कि 4 खिलाड़ी पहले ही पार्टी रेड पड़ने के पहले से ही निकल गए थे। तो पुलिस का साफ साफ कहना है कि उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी। अब पुलिस ने उनके भी नाम बताने से इनकार किए हैं कि वो कौन है, क्योंकि ये 2 खिलाड़ी पकड़े गए थे जो पुणे वारियर्स टीम के लिए खेलते हैं। इनके यूरिन और ब्लड सैंपल की जाँच की जाएगी, अभी रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज और आपको बता दूं कि जो इनका आयोजक था, जो पूरे पार्टी का आयोजक था विजय हांडा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने अपने फेसबुक के जरिए करीब 2000 से अधिक लोगों को इनविटेशन किया था और पुलिस ने विजय हांडा गिरफ्तार कर आज अंधेरी कोर्ट में पेश किया, जहां विजय हांडा को अंधेरी कोर्ट ने 25 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का फैसला सुनाया है। जी पुलिस हिरासत में विजय हांडा जो आयोजक थे इस पार्टी के, वो पुलिस हिरासत में रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। विपिन जी, जिस तरीके से संतोष बता रहे हैं आयोजक को अब हिरासत में रखा जाएगा और रेप पार्टी में जो 2 क्रिकेटर पकड़े गए हैं उनकी रिपोर्ट आनी है, अभी बाकी है मेडिकल रिपोर्ट। सवाल ये उठता है कि संसद में भी ये मुद्दा गूंज रहा है, लगातार बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद इसे उठा रहे हैं। क्या जरूरत है कि आईपीएल की जांच कराई जाए? बिल्कुल जो है इस समय कीर्ति आजाद बल्कि भाषा जो बोल रहे हैं वो अजय माकन की भाषा बोल रहे हैं, जो खेल मंत्री हैं और जो लगातार बीसीसीआई को पहले उनकी उन्होंने एक बिल भी लाए थे कि बीसीसीआई को जो है किसी तरह सरकार कंट्रोल करे। उसमें आपको हैरानी होगी कि तमाम बड़े दिग्गज शरद पवार, सीपी जोशी, राजीव शुक्ला जैसे जो लोग जो है क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। तो एक चीज़ बहुत साफ है कि इस समय जो है क्रिकेट अजय माकन
ने एक लगातार इस पर जो है बल्कि अजय माकन ने एक और भी बात कही है कि इसको जो है उस आरटीआई के दायरे में लाया जाए, ये भी उन्होंने एक मांग की है। और कीर्ति आज़ाद भी कुछ कह रहे हैं कि जो क्रिकेट से है वो पॉलिटिशियंस को बाहर किया जाए, क्रिकेटर्स को उसको फोरफ्रंट पे रखा जाए। तो ये जो है अब इसमें एक विवाद है और इसमें किसी न किसी नतीजे पर इसको पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि ये सही डायरेक्शन में चला जाए, हो सकता है कि विवाद इतने गहरा जाए कि आईपीएल के लिए ही खतरा पैदा हो जाए, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक, और अब इसमें जिस तरह से लॉबी सक्रिय हो गई हैं, तो वो कोई भी अगर इसके खिलाफ कोई लॉबी है, जो मौजूदा प्रशासन है जो आईपीएल का, अगर उसके खिलाफ जो लॉबी सक्रिय है और उसने अभी पता नहीं कितने और खुलासे वो कर सकती है, क्योंकि जहां इतना बड़ा आयोजन हो, इतना ग्लैमर हो, इतना पैसा हो, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है इस देश में। इस देश का कानून व्यवस्था कुछ ऐसी ही है, इस देश का मिजाज कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं वहाँ करप्शन होगा, वो कॉमनवेल्थ हो, कोई भी बड़ा आयोजन हो, बड़ा आयोजन है, जमाने में एशियाड हुआ था, गड़बड़ झाला होगा और गड़बड़ झाला उसमें होता ही है। तो आईपीएल में ये कतई नहीं हो सकता कि आईपीएल में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही हो। आईपीएल में जैसे आपने बताया कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने के का भी एक जरिया बन गया है ये, तो इस तरह कई तरह के घोटाले होंगे आईपीएल के अंदर। तो वो जो है, जो एक लॉबी जब सक्रिय हो जाती है, लॉबी उसके भीतर में जब लॉबी सक्रिय होती है, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन बाहर करती हैं। इस तरह की जो है, जैसे रेड पड़ी है अगर बॉम्बे में, तो ये हो नहीं सकता कि बॉम्बे में रोज क्यों नहीं रेड पड़ती। रेड पड़ी इसलिए कि वहाँ कुछ खिलाड़ी मौजूद थे। कहीं ना कहीं अंदर से एक लॉबी सक्रिय है और वो लगातार इस तरीके के जो खुलासे हो रहे हैं उनमें मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल वन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।